हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम में आपको मॉडरेट, इजी, टफ तीनों प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने इन तीनों प्रकार के क्वेश्चनों को ले लिया है जो थोड़ा मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे और टफ भी होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो दोस्तों, भाषा विकास को कौन सी चीजें हो सकती हैं जो प्रभावित करती हैं। पहला है परिपक्वता, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, भाषा विकास को कौन प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, परिपक्वता भी प्रभावित करती है भाषा विकास को, प्रेरणा यानी मोटिवेशन भी भाषा विकास को प्रभावित करती है और स्वास्थ्य भी प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे है, किस पक्षी को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा पक्षी है जो प्रकृति का हेलीकॉप्टर माना जाता है। पहला है हमिंग बर्ड, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी यानी बारबेट और चौथा है भारतीय राबिन। तो दोस्तों बताइए, इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जिसे प्रकृति का हेलीकॉप्टर माना जाता है, तो इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर बात की जाए दोस्तों कौवा की, तो कौवा सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, कौवा को चतुर पक्षी भी माना जाता है। आगे है, सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है। तो दोस्तों, इसमें से बताना है कि सीखने के लिए कौन सा तत्व का होना जरूरी होता है। पहला है भूख, दूसरा है भोजन, तीसरा है आनंद और चौथा है पुनर्बलन। तो दोस्तों, आपका ए आंसर सही हो जाएगा, भूख, क्योंकि सीखने के लिए भूख जरूरी होता है। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसकी चाहत होना जरूरी होता है, एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो आदमी कैसे कार्य करेगा, अगर भूख ही नहीं रहेगी तो कैसे सीखेगा। तो इस तरह से आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए, किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, क्योंकि यहाँ पर सांप नहीं पाया जाता। और दोस्तों, वहीं पर अपने भारत की बात की जाए तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें से किंग कोबरा होता है, करैत, अफाई और दुबैया। ये 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और दोस्तों, इनके पास 2 खोखले दांत भी पाए जाते हैं, जिनका कार्य होता है कि ये दूसरे तक जहर पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये भोजन निगल कर करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भोजन को चबाते नहीं हैं। 2 खोखले दांत अवश्य होते हैं, लेकिन वह दूसरे तक अपना जहर पहुंचाने का कार्य करते हैं। आगे है दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं। पहला है अपसारी चिंतक, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है बहुत परिश्रमी और चौथा है अभिसारी चिंतक। तो बताइए दोस्तों, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी आपको कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी का IQ लेवल 140 प्लस होता है। और ये क्या करते हैं कि अपसारी चिंतक के जो बालक होते हैं, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं, ये एक समस्या के हल कई तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, एक मकड़ी को जाल बनाने में समय लगता है। तो बताइए दोस्तों, अगर एक मकड़ी जाल बना रही है तो वो कितने समय में अपना जाल तैयार कर सकती है। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, मकड़ी को जाल बनाने में 1 घंटे का समय लगता है।
आगे है बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। तो बताइए दोस्तों, बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है? पहला है खेल क्षमता पर, दूसरा है भाषा क्षमता पर, तीसरा है अध्ययन क्षमता पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, जो बी आंसर है भाषा क्षमता पर, यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा क्षमता के कारण ही बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है और सांस्कृतिक विकास भाषा क्षमता पर ही निर्भर करता है। आगे है दोस्तों, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और दोस्तों, विटामिन सी की अगर बात की जाए तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, बालकों के लिए कौन सी विधि से सीखना उपयोगी होता है? पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है लेखन विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, बालकों को सीखने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो दोस्तों, आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। इस प्रदर्शन विधि जो होती है यह बच्चों के लिए सीखने में उपयोगी होती है। आगे है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक पदार्थों में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा वह पदार्थ का समूह है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला है बंद गोभी, आंवला, पालक, दूसरा है गुण आंवला, तीसरा है आंवला पालक और चौथा है आंवला बंद गोभी। तो बताइए दोस्तों, किस पदार्थ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुण आंवला में, क्योंकि दोस्तों पालक की अपेक्षा गुड़ में अधिक लौह तत्व पाया जाता है। तो इसलिए आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है? दोस्तों, बताना है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या होती है। पहला है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, दूसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, तीसरा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, चौथा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो बताइए दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। तो दोस्तों, जहां पर केवल आ जाए वह आपका निगेटिव आंसर होता है, और जहां पर अंक ग्रेड की बात की जाए, परीक्षाओं की बात की जाए, वहां पर भी आपका निगेटिव आंसर होता है, और बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं ये भी निगेटिव आंसर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हैं, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, दिल से आभार है। आगे है, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? तो दोस्तों, अगर एक शिक्षक है वह पढ़ा रहा है तो सामान्य रूप से वह बालक में किस भाषा कौशल का विकास कर सकता है? पहला है श्रवण का, दूसरा है वाचन का, तीसरा है पठन का, चौथा है लेखन का। तो दोस्तों, बताइए इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, आपका सही आंसर ए हो जाएगा, श्रवण का। दोस्तों, अगर बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है तो वह चीजों को कैसे समझ पाएगा? इसलिए सुनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भाषा कौशल विकास के लिए। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 4 कौशल होते हैं, जो कि पहला है सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है दोस्तों, कौन सा पक्षी वृक्ष पर नहीं रहता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा पक्षी जो वृक्ष पर नहीं रहता है? पहला है उल्लू, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है कौवा और चौथा है टिटहरी। तो दोस्तों, आपको इसमें से आंसर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा डी, टिटहरी। यह ऐसा पक्षी होता है जो कि यह जमीन पर अपने अंडे को रखता है, यह वृक्ष पर नहीं रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, स्लाथ का वजन होता है।
तो बताइए दोस्तों, इस्लात का वजन कितना होता है? पहला है 2 किग्रा, दूसरा है 4 किग्रा, तीसरा है 6 किग्रा और चौथा है 8 किग्रा। तो बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 किग्रा। दोस्तों इस्लात बहुत ही आलसी जानवर होता है। यह जहाँ पर एक बार लटक जाता है उल्टा पेड़ पर, तो वहाँ पर लटका ही रहता है और दोस्तों उसी पेड़ की पत्तियां खा करके अपना समय व्यतीत करता है। और यह दोस्तों 17 घंटे तक सोता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है, निम्न में से क्या सौराष्ट्र गुजरात का पारंपरिक लोक कला रूप है? दोस्तों बताना है, गुजरात का पारंपरिक लोक कला रूप है, पहला है काष्ठ कला, दूसरा है चौक पूर्णा, तीसरा है मधुमनी और चौथा है नाग गुम्फन। तो बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, नाग गुम्फन। यह गुजरात का पारंपरिक लोक कला होता है। और दोस्तों वहीं पर काष्ठ कला की बात की जाए तो यह राजस्थान की कला होती है। और वहीं पर चौक पूर्णा की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चौक पूरा जाता है। और मधुबनी की बात की जाए तो यह बिहार राज्य से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। तो बताइए दोस्तों, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या है? पहला है शिक्षण सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण सूत्र, तीसरा है वैज्ञानिकता पर और चौथा है दार्शनिकता पर। तो बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अगर सही आंसर की बात की जाए तो आपका बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण सूत्र। इसमें होता है क्या दोस्तों कि एक शिक्षक जब पढ़ाने जाता है तो भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करता है, यह शिक्षण सूत्र में निर्देशित होता है। इसलिए आपका बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षण सूत्र। आगे है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों बताना है, कौन से वैज्ञानिक मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो पहला है दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा, दूसरा है लेव वाइगोत्स्की, तीसरा है स्किनर और चौथा है जीन पियाजे। तो जहां पर दोस्तों सांस्कृतिक की बात की जाए तो वहां पर आपका उत्तर लेव वाइगोत्स्की ही सही होता है। ये मानते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है? पहला है रेशम का कीड़ा, दूसरा है केचुआ, तीसरा है मकड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केचुआ। यह अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है। और एक और फैक्ट याद रखिए कि केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, वाचन के समय पुस्तक की दूरी आंखों से कितनी होनी चाहिए? 10 इंच, दूसरा है 12 इंच, तीसरा है 9 इंच और चौथा है 11 इंच। तो दोस्तों याद रखिए, बी उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 इंच। पढ़ते समय पुस्तक की आंखों से दूरी 12 इंच होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।